हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC CHSL 2025 के लिए जी के GS की क्लास। और ये हमारी प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी, तो इसे देखना ना भूलें। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, अपने धन का निकास सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। तो अपने धन का निकास, ठीक है, धन का निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत में किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बदरुद्दीन तैयब जी या बाल गंगाधर तिलक। तो किसने कहा है? तो ये कहा है दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। अब हम बात करें दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो सबसे पहले इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, और इनकी पुस्तक भी है, तो इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी यह INC की यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष थे और ये 1886 में बने थे। ठीक है ना, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी ने, INC की। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी यह UK हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, UK हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। ओके, फिर अब हम ऑप्शन में दिए गए जिन लोग हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय इन्हीं पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। और लाला लाजपत राय यह गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय। ओके, फिर बात करें बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी यह INC के यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये बने थे INC के अध्यक्ष कब? 1887 में मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने। ओके, फिर बात करें बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी माना जाता है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक भी माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ पर? पुणे में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 पत्रिकाएं भी चलवाई थी, तो इनकी पत्रिकाएं हैं 2 पत्रिकाएं। ठीक है,
तो इनकी पत्रिकाएं हैं केसरी जो कि मराठी भाषा में थी, और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, केसरी जो कि मराठी भाषा में और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे मैंने उन सब के बारे में आपको डिटेल बताई है। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइए। ठीक है, नोट बनाने से क्या रहता है कि हम कभी भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं और हमें अच्छे तरीके से याद रहता है। खुद का हुआ नोट लिखा हमेशा अच्छे से याद रहता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे नोट बनाइए और जो भी समझ में ना आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिय या भरतनाट्यम? तो इनमें से जो नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है वो नृत्य है सत्रिया। ठीक है, सत्रिय नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन सी, सत्रिय नृत्य जो कि असम के मठों में विकसित हुआ है। ठीक है, फिर बाकी नृत्य की बात कर ले कि कौन सा नृत्य कहाँ का है। ठीक है, तो कथक ये है उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का। ठीक है, ये तो 4 शास्त्रीय नृत्य, इसके अलावा और 4 दिए गए क्योंकि 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो जो 4 और हैं उनकी बात कर लें, जैसे कि मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये है केरल का। फिर है कथकली, तो ये भी है केरल का। ठीक है, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं मोहिनी अट्टम और कथकली। ठीक है, फिर इसके अलावा है मणिपुरी, मणिपुर का। ठीक है, और ओडिसी, तो ये है उड़ीसा का। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 9 शास्त्रीय नृत्य, और 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। ठीक है, छऊ ये 9वां शास्त्रीय नृत्य है और यह भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, छऊ यह 3 प्रकार का होता है। पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हैं छऊ के। ठीक है, तो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है, डैश महात्मा फुले द्वारा लिखित वर्ष 1873 प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। गुलामी की कहानी, गुलामगिरी, जाति का उन्मूलन, भारत में जाति एवं प्रजाति। तो इनमें से महात्मा फुले द्वारा लिखित कौन सी है? तो ये है गुलामगिरी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलामगिरी, जो कि महात्मा फुले द्वारा लिखित है और जो कि वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। ठीक है, महात्मा फुले जिन्हें ज्योतिराव फुले के नाम से जाना जाता है, ज्योतिराव फुले इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, कब की थी? तो इन्होंने की थी 1873 में पुणे में। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने, जिन्हें ज्योतिराव फुले और महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे? बादामी या बातापी। ठीक है, चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे? होयसला, पांड्या, पल्लव या कदम? तो बादामी चालुक्य मूलतः यह किस शक्ति के अधीन थे? तो यह थे कदम्ब शक्ति के अधीन थे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कदम्ब। ठीक है, नेक्स्ट है, तेरी मिट्टी गाना निम्नलिखित में से किस फिल्म से है?
राजनीति, सत्यमेव जयते, जय हो या केसरी। तो तेरी मिट्टी गाना, तो गाने तो आप सभी सुनते ही होंगे। तो तेरी मिट्टी गाना ये किस फिल्म से है? तो ये है केसरी फिल्म से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, केसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्थापित किया? यूनियन बैंक, ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक या राजकीय बैंक? तो मोहम्मद यूनुस ने 1983 में, ठीक है, कौन सा बैंक स्थापित किया? तो ये किया था ग्रामीण बैंक। राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रामीण बैंक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 2000, 1991, 1995, 1999? तो भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यह शुरू की गई थी 1999 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1999। ओके, नेक्स्ट है, अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है? मैकमेक, प्लूटो, एरिस या सीरीज? तो जो कि अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह है, तो ये है सीरीज। राइट आंसर ऑप्शन डी, सीरीज है, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एम एस एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई है? तो एम एस एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई है 7 अक्षर, 8 अक्षर, 6 अक्षर या 9 अक्षर? तो इसमें कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई है 8 अक्षर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 अक्षर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष बिलियन में कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति देखी? 1826, 1828, 1829 या 1827? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, किस वर्ष बिलियन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति देखी है? तो ये देखी थी 1827 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, 1827। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कर्नाटक में मनाया जाने वाला हम्पी उत्सव को डैश भी कहा जाता है? कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम, भव्यता और गौरव को दर्शाने वाला यह उत्सव एक सप्ताह तक मनाया जाता है। नृत्य महोत्सव, सरहूल महोत्सव, विजय महोत्सव या राजसी महोत्सव? तो कर्नाटक में मनाया जाने वाला हम्पी उत्सव को, ठीक है, डैश भी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विजय उत्सव। राइट आंसर ऑप्शन सी, विजय उत्सव भी कहा जाता है हम्पी उत्सव को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु वाद्य नहीं है? गिटार, वायलिन, बांसुरी या मैंडोलिन? तो इनमें से जो तंतु वाद्य नहीं है वो है बांसुरी। राइट आंसर ऑप्शन सी, बांसुरी। ओके, नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1950 को भारत डैश बन गया? एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक स्वतंत्र राज्य, एकात्मक राज्य या एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य? तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य बन गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, नेहरू प्रत्यारोहण संस्थान डैश पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, लेह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यह स्थित है उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड। और नेहरू प्रत्यारोपण संस्थान देखो उत्तराखंड पर स्थित है, और कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1965 में, इसकी स्थापना हुई थी नेहरू पर्वतारोहण की। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? प्रभुपाद, पतंजलि, पाणिनि या भरत मुनि? तो नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। राइट आंसर ऑप्शन डी, भरत मुनि, यह नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। फिर बाकी ऑप्शन की बात करें तो पाणिनि ये किसके लेखक हैं? तो पाणिनि ये लेखक हैं अष्टाध्यायी के। ठीक है, पतंजलि तो ये है महाभाष्य के, और प्रभुपाद तो ये है श्रीमद् भागवत। ठीक है, श्रीमद् भागवतम।
के प्रभुवाद ये लेखक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर का नाम क्या है? खासी, अनायमुड़ी, कंचनजंगा या महेंद्रगिरी? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर का नाम है महेंद्रगिरी। राइट आंसर ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी। फिर हम बात करें कंचनजंगा, तो कंचनजंगा यह है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम और नेपाल राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, सिक्किम और नेपाल राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, फिर है अनायमुड़ी, तो अनायमुड़ी यह स्थित है केरल में और खासी तो यह स्थित है मेघालय में। ठीक है, खासी पहाड़ी मेघालय और अनायमुड़ी पहाड़ी केरल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की संरचना कैसी है? 2 स्तरीय व्यवस्था, 4 स्तरीय व्यवस्था, 5 स्तरीय व्यवस्था या त्रिस्तरीय व्यवस्था? तो भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की संरचना ये है त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, त्रिस्तरीय व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, भारतीय तीरंदाजी ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? 1988, 1975, 1973 या 1980 में? तो भारतीय तीरंदाजों ने, ठीक है ना, भारतीय तीरंदाजों पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था 1988 में। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1988। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबंधित नहीं है? निजी क्षेत्र की लाइसेंस की प्रणाली शुरू की गई, तो ये संबंधित है। इसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, तो ये भी से संबंधित है। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना, तो यह संबंधित नहीं है। फिर है क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा दिया गया है, तो ये भी से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन औद्योगिक नीति संकल्प 1956 संबंधित नहीं है? तो ये है, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पुरंदरदास, विद्यारण्य, थिरुनाला राम वर्मा या विश्वनाथ अय्यर? तो कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है पुरंदरदास को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? मंडो, पंडवानी, डांडिया या आल्हा? तो इनमें से कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया था? तो ये है पंडवानी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक के अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, जिसे डैश के अंतर्गत, जिसे किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसे वर्गीकृत किया जा सकता है संवैधानिक उपचार के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। संवैधानिक उपचार यह किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, समानता का अधिकार तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 में। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तो ये है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 से 30 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 25 से 28 में है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस भाषा को पूर्व की इतालवी के नाम से जाना जाता है? कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु या मराठी? तो इसमें से जिस भाषा को पूर्व की इतालवी के नाम से जाना जाता है वो है तेलुगु भाषा। राइट आंसर ऑप्शन है तेलुगु। और तेलुगु यह पहली शास्त्रीय भाषा भी है, और नहीं सॉरी, तमिल है पहली शास्त्रीय भाषा। ठीक है, और तेलुगु भी शास्त्रीय भाषा है, मलयालम, कन्नड़, मराठी ये चारों ही शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फील्ड हॉकी में डैश तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धक्का देकर जमीन से ऊपर उठाता है? बुली, फ्लक, स्लैप या सेंटर पास? तो फील्ड हॉकी में डैश तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धक्का देकर जमीन से ऊपर उठाता है, तो ये है फ्लिक।
राइट आंसर ऑप्शन बी फ्लिक। नेक्स्ट है, भारतीय त्योहार होली प्रत्येक वर्ष किस ऋतु में आता है? शरद ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु? तो भारतीय त्योहार होली, ठीक है, जो कि रंगों का त्योहार है, यह प्रत्येक वर्ष किस ऋतु में आता है? तो यह आता है बसंत ऋतु में। राइट आंसर ऑप्शन बी बसंत ऋतु। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।